शर्मा का आज बांसवाड़ा दौरा है, क्या कुछ बोलने सीधे सुनाते हैं। क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में गुरु का अलग महत्व है और गुरु का महत्व ही व्यक्ति के जीवन को सार्थक बनाता है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आपके सामने तो सूरज को दीपक दिखाना है, क्योंकि आप राष्ट्र के निर्माता हैं, राष्ट्र के भाग्य विधाता हैं। कई बार मैं देखता हूं आपके मन में यह विचार भी आया होगा, क्योंकि आप भी कभी ना कभी विद्यार्थी रहे हैं, आपके भी गुरु हैं। लेकिन जीवन में एक उदाहरण हर व्यक्ति के जीवन में होता है कि जो गुरु हमें शिक्षा देते हैं उसको हम ग्रहण करते हुए हम जीवन भर याद रखते हैं। और एक मार्ग वो ऐसा होता है कि व्यक्ति के जीवन को सफल कर देता है। आप इस समाज में दीपक की तरह काम कर रहे हैं और समाज को एक दिशा देने का काम कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी को हमारे संस्कार, हमारे विचार, हमारी भारतीयता के जो उच्च मूल्य हैं उनको सिखाने का काम आप लोग कर रहे हैं। शिक्षा जगत के इस महाकुंभ में मुझे आमंत्रित करने के लिए बुलाया है। मैं शिक्षक संघ का आभार व्यक्त करता हूं कि एक साथ इतने गुरुओं के दर्शन का लाभ मुझे मिला है और उनका आशीर्वाद मिला है, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, शिक्षा केवल अक्षर का ज्ञान नहीं, बल्कि यह वो प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर राष्ट्र के भविष्य को रोशन करता है। शिक्षा के महत्व को लेकर बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है। यह वास्तविकता भी है। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो उसे पिएगा वो दहाड़ेगा, जो उसे पिएगा वो दहाड़ेगा। यह बाबा साहब ने कहा है। उनका मानना था कि गरीब और वंचित समाज को यदि प्रगति करनी है तो उसका एकमात्र जरिया शिक्षा ही है। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो केवल बौद्धिक विकास के साथ ही आध्यात्मिक नैतिक विकास भी करे। ये साक्षर ही नहीं बल्कि संस्कारवान भी बनाती है। आज भारत एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। आप देख रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। उस नरेंद्र से लेकर के ये नरेंद्र करके बता रहे हैं कि 21वीं सदी भारत की होगी। और ये बात मैं आपसे इसलिए भी कहना चाहता हूं, आज हम उस स्थिति में खड़े हैं कि पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। पूरे भारत की नजर अगर है, पूरे दुनिया की नजर है तो वो सिर्फ भारत की तरफ है। क्योंकि आज जो छोटे छोटे जो देश हैं वो इस आशा और उम्मीद के साथ देख रहे हैं कि भारत हमारे पक्ष में खड़ा होगा। अगर हम भारत के साथ खड़े होंगे तो हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये वो दुनिया के देश महसूस करने लग गए हैं। दुनिया के देश इस बात को भी जानते हैं कि भारत की जो सांस्कृतिक स्थिति है, भारत का जो राष्ट्रवाद है, वो दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। और भारत की जो संस्कृति है वो आप देखते हैं, हजारों सालों से जो हमारी संस्कृति का दुनिया, उसके पीछे जो काम करने वाले लोग हैं वो अपने आप के महत्व को समझते हैं। मैं इतना भी कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में हमारी और भूमिका बढ़ने वाली है कि जो दुनिया भारत की तरफ देख रही है तो मुझे लगता है कि सबसे पहली सीढ़ी अगर कोई है उसको देश को दिशा देने की और दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने का, तो मेरे शिक्षक गुरुओं में है। वो उसको आगे बढ़ाते हुए दुनिया में भारत का नाम रोशन करेंगे। ये सोच, उस दृष्टि के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री जी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आए हैं। ये नीति 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देगी।
यह सुनिश्चित करती है कि भाषा किसी विद्यार्थी की प्रगति में बाधा नहीं बने। यह सुनिश्चित करती है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में मिले। यह नीति सुनिश्चित करती है कि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति के स्थान पर तार्किक सोच पैदा करने का काम हम सभी का है। यह सुनिश्चित करती है कि वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से विद्यार्थी केवल डिग्री धारक नहीं बल्कि दक्ष नागरिक भी बने। यह नीति सुनिश्चित करती है कि विद्यार्थी किन्हीं परिस्थितियों में पढ़ाई छोड़ने के बाद उसे पुनः प्रारंभ कर सके। इस नीति की सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जाने में आप सब शिक्षकगणों की महत्वपूर्ण भूमिका है। साथियों, शिक्षकों की भूमिका केवल अक्षर ज्ञान कराने या पुस्तक ज्ञान देने तक सीमित नहीं है। आपकी भूमिका बहुत व्यापक और महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोगों को भविष्य निर्माता और राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। आप एक कर्मचारी नहीं बल्कि समाज के पथ प्रदर्शक हैं। शिक्षक को वह दीपक बताया गया है जो स्वयं जलकर समाज को अलौकित करता है और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी करता है। इतिहास गवाह है कि जब जब समाज में परिवर्तन आया है उसका अगर नेतृत्व किसी ने किया है तो हमारे गुरु हैं, हमारे शिक्षक हैं जो नेतृत्व। और बांसवाड़ा से आप सीएम को सुन रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों से पिटाई का मामला आपको बता रहे हैं। आरोपी पायलट को तत्काल ड्यूटी से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। उड़ान मंत्रालय ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। सीआईएसएफ के डीजी से जल्द रिपोर्ट देने को कहा गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट पर मारपीट का आरोप है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर यह मारपीट का ये वीडियो है जहां यात्री से पिटाई का मामला सामने आया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर आरोपी पायलट को तत्काल ड्यूटी से हटाने के आदेश दिए गए हैं। पायलट वीरेंद्र रजवाल हैं। उड्डयन मंत्रालय ने ये तत्काल जांच के आदेश दिए हैं पायलट को ड्यूटी से हटाने के, और जांच के आदेश भी दिए गए हैं कि क्या कुछ पूरा मामला रहा है। सीआईएसएफ के डीजी से जल्द रिपोर्ट देने को भी कहा गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट पर मारपीट का आरोप है पैसेंजर के साथ। चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से मरम्मत नहीं होने से क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। लगातार 2 फसली मौसम में नुकसान झेल चुके किसान अब रबी की फसल को लेकर भी चिंतित हैं। गेहूं, चना, अफीम और सरसों की फसलें खेतों में खड़ी हैं, लेकिन पानी नहीं मिलने से सूखने का खतरा मंडरा रहा है। किसानों ने सिंचाई मंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर नहरों की तत्काल मरम्मत की मांग की है और समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। क्लैट प्रवेश परीक्षा में ऑल इंडिया पहली रैंक हासिल करने वाली श्री गंगानगर की गीताली गुप्ता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में गीताली गुप्ता को क्लैट परीक्षा का परिणाम देखते हुए दिखाया गया। जैसे ही पहली रैंक की पुष्टि होती है, गीताली और उसका परिवार भावुक हो उठता है। अपनी ऐतिहासिक सफलता पर गीताली गुप्ता ने इसका श्रेय अपने परिवारों और गुरुजनों को दिया। उन्होंने कहा कि माता पिता का सहयोग, शिक्षकों का मार्गदर्शन और निरंतर मेहनत ही उनकी इस उपलब्धि की सबसे बड़ी वजह है। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई एक बार को रिजल्ट देख के। मतलब मैं शांत सी हो गई कि ये क्या हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा गर्व हो रहा है। जो करो तहे दिल से करो, जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो, रिलैक्स होके पढ़ो। पढ़ाई को पढ़ाई करनी है, इस वजह से मत पढ़ो, इस वजह से पढ़ो ताकि तुम कुछ सीख सको। और कंसिस्टेंट रहो, हार्ड वर्क पेज ऑफ। राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी हो गया है। इस रिजल्ट में नागौर के शुभम भाटी की 11वीं रैंक आई है। शुभम ने दूसरी बार में यह एग्जाम क्लियर किया है। पिछली बार वे महज 4 नंबर से रह गए थे। बेटे के जज बनने की खुशी घर में थी, लेकिन रिजल्ट से 6 दिन पहले ही 12 दिसंबर को शुभम की दादी का देहांत हो गया था। अब उनका रिजल्ट आया तो वे जयपुर में थे। माता पिता ने वीडियो कॉल कर बेटे को शुभकामनाएं दी। माता पिता दोनों टीचर हैं। बोले, परिवार के लिए बड़ी ये उपलब्धि है। शुभम का परिवार नागौर के शारदापुरम क्षेत्र में रहता है।
पुत्र हैं जिनको हम सब लोग आत्मीय भाव से राम और लक्ष्मण कहते हैं। तो बचपन से ही ये तार्किक दोनों एक साथ ही अध्ययन करते रहे हैं। 10वीं कक्षा में भी दोनों के समान प्रतिशत रहे हैं बोर्ड परीक्षा में। तो चूंकि मैं खुद भी विधि स्नातक हूँ तो तर्क वितर्क करना सहजता के साथ ये चलता रहा है। तो गत वर्ष ही उसने LLB कंप्लीट की है। अभी इस समय वो राजस्थान विश्वविद्यालय में LLM भी कर रहा है। हमारे परिवार में जैसा कानून का कुछ लोगों का आधिपत्य जैसा रहा है तो स्वाभाविक है कि उसका झुकाव भी कानून की साइड में रहा। एक प्रेरणा उसमें से, और इन दिनों में जैसा न्यायिक सेवा में जाने का क्रेज ये आज युवाओं में है, प्रतिष्ठित सेवा है इसके कारण से, तो उसने भी उसको प्रेरित किया ही। चित्तौड़गढ़ के मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम सांवलिया जी मंदिर में भगवान का भंडार खोला गया, जिसके दूसरे चरण की गणना पूरे होने तक 16 करोड़ 83 लाख की राशि दान पात्र से निकली। भंडार खुलते ही पहले दिन 12 करोड़ 10 लाख रुपए की गिनती हुई थी, जिसके अगले दिन दूसरे चरण की गणना में 4 करोड़ 73 लाख की राशि दान पात्र से प्राप्त हुई। भंडार से केवल नोट ही नहीं बल्कि सोने और चांदी के आभूषण भी निकले हैं। फिलहाल नोटों से सोना चांदी के सामान को अलग किया गया है। अभी भी काफी मात्रा में नोटों और चिल्लर की गिनती बाकी है। इसके साथ ही भंडार में से निकले सोने और चांदी का वजन किया जाना भी बाकी है। तो सांवलिया जी का भंडार खोला गया है। आपने देखा पहले दिन 12 करोड़ 10 लाख की गिनती हुई है और सोने और चांदी का वजन अभी किया जाना बाकी है। अभी और भी नोट और चिल्लर हैं जिनको गिना जाना बाकी है। और चलिए अब बात बड़ी खबर